देखो बेटा, तो यहाँ पर हम फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे। इसमें होगा लास्ट रिसेंट में 4 6, ये गलत है। अच्छा, हमने यहाँ पे यूजर डिफाइन फंक्शन के बारे में भी बात कर रहे थे हम, इस तरह से कैसे होते हैं फंक्शन। अच्छा, देखो बेटा, जब हम फंक्शन की बात करते हैं पाइथन में, तो किस तरह से हमने यहाँ पे बात करी थी लास्ट क्लास में कि फंक्शन जो है हमारे पास स्पेसिफिक टास्क करने के लिए बनाए जाते हैं। सेट ऑफ कोड्स होते हैं, जो रिलेटेड कोड को हम एक साथ रख लेते हैं। जब हमें जरूरत होती है तब उसको हम रन करा लेते हैं, जब जरूरत नहीं तब बंद कर देते हैं। जैसे इस प्रोग्राम में हमारे पास दो फंक्शन बने हैं। एक फंक्शन 2 नंबर को ऐड कर रहा है, एक 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन कर रहा है। तो अगर आपको दोनों चलाने तो आप दोनों चला सकते हैं। यहाँ से हम चलाएंगे, रन कराया तो हमारे पास दोनों का आउटपुट आएगा। अगर हमने एक नंबर लिखा 7, एक लिखा 5, तो 12 सम और सब्ट्रैक्शन 2 आ गया। अगर आपको मान लिया कोई इसमें से बंद करना है तो आप उसको हैश से बंद कर सकते हैं। हैश पाइथन के अंदर कमेंट का काम करता है। तो जब आप यहाँ पे 5 और 7 लिखेंगे तो अब -2 ही आएगा, 12 नहीं आएगा, सम वाला बंद हो गया। सिंगल लाइन कमेंट को हम हैश के थ्रू डिनोट करते हैं। अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट लगाना है तो आप 3 बार अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, ठीक है। और जहां पे बंद करना वहां पर भी लगाना मैंडेटरी है, ठीक है। यहाँ पर भी हमने लगा दिया, तो हम सम का यूज नहीं करते। सम हमने वहां से ऊपर से भी कमेंट कर दिया, तब भी हमारे पास 6 और 4 अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास 2 आंसर आ जाता है। समझ आ गई बात। जो हम मल्टी लाइन कमेंट सिंगल कोट के साथ कर रहे हैं, सिंगल कोट की जगह आप डबल कोट का भी यूज कर सकते हैं। डबल कोट से शुरू करा तो डबल कोट से ही हमें बंद करना है। पाइथन के अंदर कमेंट कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के कमेंट होते हैं, सिंगल लाइन और डबल मल्टी लाइन कमेंट। अब यहां से करेंगे, यहाँ पर भी हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर मैं कहता हूं कि मैं कमेंट का जो मैंने साइन है वो सबसे लास्ट में लगा दिया है, यहाँ पे नहीं लगाया, यहाँ पे ऐसे ही है, मैं सबसे लास्ट में हैश लगा देता हूं, तो कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो सबसे लास्ट में वो वाली लाइन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कमेंट होगी, ठीक है, क्योंकि ये तो एक लाइन के लिए है। लेकिन अगर आपने 3 बार ये लगा दिया तो अब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो एरर आ जाएगी। जो मल्टी लाइन कमेंट है वो कहीं भी लगाओ तो आप स्टार्ट करोगे तो एंड करना भी जरूरी है, यानी वो पेयर में ही काम करेगा। अगर आपने ये 3 स्टार्ट के लिए लगाए तो 3 बंद के लिए भी लगाने होंगे, क्लोज भी करना होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने बाद में है तो बाद में तो ऐसे ही लिख दो, नहीं लिखो, मैं कोई लिखना तो बाद में जरूरी है नहीं, लेकिन लिख रहे तो मल्टी लाइन कमेंट पेयर में ही यूज होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कमेंट्स की, कमेंट्स इन पाइथन, तो पाइथन के अंदर कमेंट्स जो हैं वो बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स। पहला टाइप है सिंगल लाइन कमेंट, और सिंगल लाइन कमेंट का जो सिंबल होता है वो होता है हैश। और दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट, और मल्टी लाइन कमेंट का जो सिंबल है वो सिंगल कोट और फिर यहाँ पे कुछ कोड और ये सिंगल कोट ही बंद कर देते हैं, या आप डबल कोट लगाएंगे 3 बार, फिर कोड लिखेंगे और 3 बार ही डबल कोट बंद करेंगे। ये हमेशा पेयर में ही यूज किए जाएंगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे पास कमेंट की कि किस तरह से हम कमेंट्स यूज करते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा, जैसे हम फंक्शन की बात कर रहे थे, आपको बताया था फंक्शन मेनली तो हमारे पास 2 होते हैं, कि एक फंक्शन है बिल्ट इन फंक्शन, एक फंक्शन है यूजर डिफाइन फंक्शन। अब बिल्ट इन फंक्शन में भी एक कैटेगरी होती है, जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। और एक फंक्शन है हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। जैसे हमने पढ़े थे कि जो प्रिंट नाम का फंक्शन है
वो बिल्ट इन फंक्शन होता है। इनपुट पढ़ा था आपका, एक एक इंट पढ़ा था, ऐसे फ्लोट होता है, ये सारे फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। ऐसे किसी का टाइप पता करना है, किस टाइप की कोई वैल्यू है, किसी स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी तो लेन का फंक्शन हम यूज करते हैं, तो ये सारे फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन हैं। यूजर डिफाइन फंक्शन डेफ के थ्रू डिफाइन किए जाते हैं, जो हम खुद बनाते हैं वो यूजर डिफाइन फंक्शन होते हैं। इसके साथ साथ बेटा एक कैटेगरी और है फंक्शन की, यहाँ पर पाइथन जो है मॉड्यूल का यूज करता है, लाइब्रेरी का यूज करता है। पाइथन में लाइब्रेरी होती है, मॉड्यूल होती है, उन लाइब्रेरी के अंदर भी फंक्शन पहले से डिफाइन होते हैं। ठीक है, तो वे फंक्शन डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, जैसे इंट और इनपुट फंक्शन है हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। ठीक है, प्रिंट फंक्शन है हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, इसके लिए हमने कहीं पे कुछ मेंशन नहीं किया कि हमें ये यूज करना, ये अपने आप आ गया। लेकिन कुछ लाइब्रेरी के फंक्शन होते हैं, मॉड्यूल के फंक्शन होते हैं, हमें बताना पड़ता है ये इस मॉड्यूल का, उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है, तभी वो फंक्शन यूज हो पाता है। तो उस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल्स। फंक्शन डिफाइन इन मॉड्यूल्स। तो तीसरी कैटेगरी ये होगी, जैसे मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूल्स को हम इंपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैथ नाम का एक मॉड्यूल है, और मैथ नाम के मॉड्यूल से आपको करना है, जैसे सम करना है किसी चीज का, वहां से कर सकते हो आप। सम नाम का फंक्शन, साइन निकालना है, कोस निकालना है, टेन निकालना है, तो ये सारे फंक्शन जो है मैथ में SQRT करना है आपको, ये फंक्शन हम वहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टेटिक्स नाम का मॉड्यूल होता है, उसके अंदर आपको करना है कि मीन मोड मीडियन वगैरह निकालने, तो वहां से हम कर सकते हैं। तो फंक्शन की कैटेगरी इस तरह से डिफाइन की गई है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि फंक्शन जो है हमारे पास यूजर डिफाइन, सबसे पहले हम इनकी बात कर रहे थे, यूजर डिफाइन फंक्शन किस तरह से है। तो यूजर डिफाइन फंक्शन ये वाले तो हम डायरेक्टली ऐसे ही यूज कर लेते हैं। यूजर डिफाइन फंक्शन यूजर खुद से क्रिएट करता है। ठीक है, और यूजर डिफाइन फंक्शन में डेफ लगाया जाता है, डेफ से डिफाइन होते हैं, फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं, फिर इसमें यहाँ पे पैरामीटर हम पास करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये काम करते हैं। तो देखो, जो हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन है, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं बेटा, तो जो डेफ है ये हमारे पास एक कीवर्ड होता है, जो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज करा जाता है। जैसे हमने सम लिखा, तो सम हमारे पास फंक्शन का नाम है, फंक्शन का नाम होता है। ब्रैकेट में हम लिख रहे A, B, तो ये पैरामीटर्स होते हैं, इनको बोलते हैं हम पैरामीटर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स। बाद में हम यहाँ पे कोलन लगाते हैं, इस कोलन को बोलते हैं कि ये फंक्शन को क्या कर रहा है, फंक्शन के हेडर को क्लोज कर रहा है। इस पूरे को जो है फंक्शन का हेडर बोलते हैं, ये पूरा का पूरा क्या है, फंक्शन का हेडर है, फंक्शन हेडर। और ये जो कोलन है, ये बताता है कि फंक्शन का हेडर सेमीकोलन से बंद होता है। फंक्शन हेडर, फंक्शन हेडर एंड विद कोलन, सेमीकोलन नहीं है, कोलन है, कोलन से बंद होता है, इसको बोलते हैं कोलन। ठीक है, दो बिंदी है। ठीक है, और जो हमने इसके अंदर यहाँ पे कुछ भी कोड लिख रहे हैं हम, जैसे मान लिया मैंने लिखा C=A+B और प्रिंट में लिख दिया C, तो ये जो लाइन लिखी हुई है इनको बोलते हैं फंक्शन की बॉडी, फंक्शन की बॉडी। फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट भी होता है, वो भी हम समझेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उससे रिलेटेड भी। अब देखो हमारे पास रिटर्न के बारे में पूछ लिया जाता है कि फंक्शन कैसी वैल्यू रिटर्न करता है, क्या होता है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है,
पैरामीटर इंटेंडेशन का ध्यान रखना है, जब भी फंक्शन की बॉडी होगी हेडर से इंडेंट होकर लिखी जाएगी, आगे करके हमें लिखनी होती है। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक फंक्शन के बारे में समझते हैं। यहाँ पर ये हमने यहाँ से हटा दिया, केवल हमने यहाँ पे ये लिखा है इस तरह से, यहाँ पे c इक्वल टू a प्लस बी, ध्यान से समझना बेटा। और मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट a, वो प्रिंट c लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने सम फंक्शन को कॉल कराया और वैल्यू अपने आप यहीं पे लिख दी 5,7। तो बताओ इस प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट कराएंगे क्या आउटपुट आएगा? बताओ बेटा क्या आउटपुट आएगा? 12 आ जाएगा। जो हमारे पास a की वैल्यू है वो क्या होगी? 5। और b की वैल्यू 7। पहली वैल्यू पहले वाले में जाएगी, दूसरी वाली दूसरे वाले में जाएगी, ठीक है। हम इसको रन कराएंगे, हमारे पास आएगा 12, ठीक है। लेकिन बेटा अगर मैं ये सम जो है ये लिखा हुआ है इसको प्रिंट के अंदर लिख देता हूं, तो कोई बच्चा बता सकता है क्या आउटपुट आएगा इसका? तुम में से कुछ बच्चे कंप्यूटर वाले भी होंगे ना, जो डिप्लोमा में कंप्यूटर पढ़ रहे होंगे, है भाई? है? बताओ। देखो बेटा इसमें क्या होता है, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, किसी भी फंक्शन को हम कॉल करते हैं, तो ये वाली लाइन तो इसको कॉल कर रही है यहां से, और इसने 12 प्रिंट करा दिया, इसकी वैल्यू होगी 12। लेकिन जो ये प्रिंट है, प्रिंट क्या करेगा? अब ये 12 तो इस वाले प्रिंट ने प्रिंट करा है, ये वाला प्रिंट क्या करता है? तो ये वाला प्रिंट ये प्रिंट करेगा, जब भी किसी फंक्शन को हम कॉल करते हैं तो उस फंक्शन के इस स्टेटमेंट की वैल्यू वो हो जाती है जो ये फंक्शन रिटर्न करता है। 12 यहां से प्रिंट हो रहा है, यहां से प्रिंट नहीं हो रहा, ठीक है। तो जो ये फंक्शन जिसको हमने कॉल किया, हर फंक्शन कॉल होने के बाद एक वैल्यू को रिटर्न करता है। क्या करता है? एक वैल्यू को रिटर्न करता है। उस वैल्यू को जो रिटर्न करेगा वो वाली वैल्यू हमारे पास प्रिंट में होगी। इसमें कहीं भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा, तो हर फंक्शन बाय डिफॉल्ट नन रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? नन। तो इसके अंदर जो है हमारे पास जब रन करेंगे तो 12 के साथ नन भी आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना, कोई भी फंक्शन हो वो बाय डिफॉल्ट नन रिटर्न करता है, ठीक है। किसी भी फंक्शन का लास्ट स्टेटमेंट वैसे क्या होता है? रिटर्न होता है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे हमने ये लिखा और हम यहाँ पे रिटर्न लिख देते हैं, रिटर्न सी, ठीक है, ऐसे कर दिया। तो रिटर्न सी लिखने का मतलब जब हम नहीं बताते क्या रिटर्न करना तो नन करता, बता दिया तो अब यही करेगा, सी की वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी 2 बार 12 आ जाएगा, 12 12। एक इसका 12 और एक इस वाले का 12, ठीक है। समझ आया बेटा? अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं 9, तो अब क्या आउटपुट आएगा? ट्वेल्व और 9, ठीक है। ऊपर वाले का 12, नीचे वाले का 9। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि फंक्शन हमारे पास कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। और अगर हमें रिटर्न करानी तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। ये बेसिकली हम रिटर्न क्यों लिखते हैं? अगर मुझको यहाँ पे प्रिंट नहीं कराना, यहाँ पे ही कर दो ऐसे, तो सही है। जो कॉल कर रहा वही प्रिंट करा रहा, तो कॉलर ने प्रिंट करा लिया। इस चीज को बेटा अगर मैं ऐसे लिख दूं कि सम 5,7, ध्यान से समझना, और यहाँ पे लिख दिया मैंने s इक्वल टू, ठीक है, s इक्वल टू कर दे, तो s की वैल्यू कितनी होगी? 12 होगी, यानी जो ये वैल्यू रिटर्न करेगा वो s में चली जाएगी, और अब s की वैल्यू हमने प्रिंट करा दी तो 12 प्रिंट हो जाएगा,
ठीक है, यहाँ पे आप 9 लिख दोगे तो अब s की वैल्यू 9 आएगी। ठीक है, यानी जो भी चीज रिटर्न करेगा फंक्शन वो इस s में चला जाएगा, इस तरह से। तो फंक्शन में हम इस तरह से यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट फंक्शन क्या चीज रिटर्न करता है, बताओ क्या चीज रिटर्न करता है? बाय डिफॉल्ट बेटा नन रिटर्न करता है। अगर हम कुछ भी नहीं लिखते तो नन आएगा। अगर ये हम रिटर्न ही ना लिखे यहाँ पे तो हमारे पास क्या लिखा आएगा, नन लिखा आएगा। ठीक है, तो नन हर फंक्शन रिटर्न करता है जब अगर उसमें कुछ रिटर्न स्टेटमेंट ना हो। अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट लिख देते हैं फिर तो वही वैल्यू रिटर्न करता है जो आप लिख रहे हो। अगर नहीं लिखोगे तो वो नन रिटर्न करेगा। अब बेटा हमारे पास क्वेश्चन ये है कि जो हमारे पास ये फंक्शन में हमने पैरामीटर लिखे हैं, ये पैरामीटर किस तरह से काम करते हैं। पैरामीटर हम कैसे लिख सकते हैं, जो हम ए बी लिख रहे इनको लिखने का तरीका समझना है हमें। ठीक है, तो ए बी को लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है फंक्शन के आर्ग्यूमेंट हम कैसे दे सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, फंक्शन के आर्ग्यूमेंट हम किस तरह से यूज कर सकते हैं ये हमें यहाँ पे समझना है। कुछ होते हैं हमारे पास एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, कुछ होते हैं हमारे पास फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर फॉर्मल पैरामीटर क्या होते हैं, यहाँ पे हमें समझना है फंक्शन के अंदर कि हम जब कॉल करते हैं तो आर्ग्यूमेंट और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, ये भी हमें समझना है। ठीक है, तो बेटा देखो जैसे हमारे पास पैरामीटर होते हैं पाइथन में, वो किस तरह से होते हैं, जो पैरामीटर है उनका अल्टरनेट नाम आर्गुमेंट भी होता है। इन पैरामीटर को हम आर्गुमेंट, पाइथन रेफर द वैल्यू बीइंग पास एज आर्गुमेंट, ये आपको ध्यान रखना। देखो अब क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि आर्गुमेंट और पैरामीटर में क्या फर्क होता है, मैंने ये बताया ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं पैरामीटर्स। जो हमारे पास जब फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं तो डिफाइन करते वक्त फंक्शन के अंदर जो वैल्यू लिखी जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, पैरामीटर। और जब कॉलर जो कॉलिंग में वैल्यू पास करता है तो वहां पर जो वैल्यू हम लिख रहे हैं इनको बोलते हैं, इनको बोलेंगे हम आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो जब हम वैल्यू यहाँ पे पास कर रहे हैं तो इनको आर्ग्यूमेंट, और जहां पे वैल्यू जारी है यानी डिफाइन करते वक्त तो वहां पे उनको बोलते हैं पैरामीटर। यानी जो वैल्यू रिसीव कर रहा है वो पैरामीटर। यहाँ पे हम कह सकते हैं वैल्यू, वैल्यूज बीइंग रिसीव्ड, जब वैल्यू को रिसीव किया जाता है तो वो पैरामीटर कहलाती है, और जब वैल्यू को पास किया जाता है तो वो आर्ग्यूमेंट कहलाती हैं, वैल्यूज बीइंग पास्ड। ठीक है, एज आर्ग्यूमेंट, तो वो आर्ग्यूमेंट कहलाती है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट भी या पैरामीटर भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, इनको अब हम दो तरीके से डिवाइड कर लेते हैं। वैसे अल्टरनेटली भी यूज कर लेते हैं, वैसे एक्चुअली ये होता है पर हम दोनों को आर्ग्यूमेंट पैरामीटर बोल लेते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट हमारे पास या पैरामीटर दो तरह के होते हैं, एक कहलाते हैं हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर और एक होते हैं हमारे पास फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर, ऐसे ही एक्चुअल आर्ग्यूमेंट या फॉर्मल आर्ग्यूमेंट होते हैं। ठीक है, तो बेटा हमारे पास कौन से एक्चुअल होते हैं कौन से फॉर्मल होते हैं आपको ये समझना जरूरी है। ठीक है, कोई बता सकता है कौन से एक्चुअल होंगे कौन से फॉर्मल होंगे? जो हम वैल्यू पास कर रहे हैं, जो कॉलर वैल्यू पास कर रहा है, तो जहां पे वैल्यू पास करी जा रही है इनको बोलते हैं एक्चुअल, इनको एक्चुअल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, या एक्चुअल पैरामीटर भी बोलते हैं, एक्चुअल पैरामीटर। क्या क्या नाम है इनके, या तो खाली बोलेंगे आर्ग्यूमेंट या बोलेंगे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट या एक्चुअल पैरामीटर, और जो ये वाले होते हैं इनको बोलते हैं फॉर्मल
पैरामीटर या फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, ठीक है, या हमारे पास खाली पैरामीटर बोलेंगे। फॉर्मल का मतलब है वो फिक्स नहीं है, उसका नाम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। कैसे? अब देखो, जैसे हमारे पास मान लिया मैंने यहाँ पे ऐसे रखा, ध्यान से समझना कि मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वल टू इंट में इनपुट लगाया, ये यहाँ पे लिख दिया a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 7 लिख दिया। तो यहाँ पे मैं 5 7 ना लिख के a b लिख देता हूँ, a कोमा b। तो यहाँ पर आपको ए बी लिखना मैंडेटरी है, क्योंकि तभी वैल्यू आएंगी ये ए बी की, और कुछ नहीं लिख सकते। यहाँ पे आप ए बी की जगह कुछ भी लिख लो, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है कि आप ए बी ही लिखो, यहाँ पे एक्स वाई भी लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई। यहाँ पर तो क्या होता है, बेसिकली ये हो रहा है कि x के अंदर किसकी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है x इक्वल टू ए हो गया, y इक्वल टू बी हो गया। तो अगर a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 7 है, तो x की वैल्यू 5 होगी, y की वैल्यू 7 होगी, इन दोनों को ऐड करके 12 हो गया। तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं ए बी लिखना, यहाँ पे आपकी मर्जी जो भी लिखो, लेकिन यहाँ पे मैंडेटरी है, जो वैल्यू पास करी जा रही वही होनी चाहिए। तो ये एक्चुअल कहलाते हैं, ये फॉर्मल कहलाते हैं, ठीक है। ये तो केवल दिखाने के लिए है, यूज करने के लिए, मतलब केवल उनको, उनकी हेल्प से हम जो है वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन कर रहे हैं फंक्शन में। अब देखो, आप इसको भी रन कराओगे, अगर यहाँ पर हम इसको रन करा देते हैं, तो हमारे पास तब भी 12 आंसर आ गया। समझ में आ गया एक्चुअल और फॉर्मल में क्या फर्क होता है, किस तरह से ये काम करते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है बेटा। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर हमारे पास कितनी तरह के होते हैं वो समझते हैं। ये एक्चुअल और फॉर्मल तो होगी, जब हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं तो वो कैसे यूज करे जाएंगे यहाँ पर। तो टाइप्स ऑफ फॉर्मल पैरामीटर्स, फॉर्मल पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स, उनकी बात करते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं फॉर्मल वाले। तो पहले वाला है जिसका नाम है हमारे पास पोजिशनल, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट को रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं। दूसरा टाइप होता है बेटा हमारे पास डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तीसरा टाइप होता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, जिनको हम नेम्ड आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट हमारे पास तीन तरह के होते हैं। पोजिशनल का मतलब होता है जो पोजीशन से रिलेटेड हो, पोजीशन का मतलब पोजीशन से। तो सबसे पहले हम पोजिशनल के बारे में बात करेंगे। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट की जब बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना, यहाँ पे अगर दो वैल्यू है तो यहाँ भी दो ही होनी चाहिए। क्या क्या चीज ध्यान रखनी पोजिशनल में, कि अगर कॉलर दो वैल्यू भेज रहा तो रिसीवर के पास भी दो वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो पहले वाली वैल्यू वो पहले वाले में जाएगी, दूसरे वाली दूसरे वाले में जाएगी। पोजीशन जिसकी जैसी पोजीशन उसी के अकॉर्डिंग जाएगी, आगे पीछे नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कैसे होंगे ये। तो देखो बेटा, जब हमारे पास यहाँ पे ए जा रहा है, यहाँ पे बी जा रहा, अगर मैं यहाँ पर केवल एक ही वैल्यू दे देता हूँ तो प्रोग्राम नहीं चलेगा, एरर आ जाएगी। ये कहने लगा मिसिंग है एक रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, ये देने जरूरी है, आप कम नहीं कर सकते, जितने की जरूरत है आपको उतने ही देने होंगे, ठीक है। आपने ए बी और यहाँ पे 8 भी लिख दिया तो नहीं चलेगा, क्योंकि फालतू हो गए, दो चाहिए, तीन दे रहे हो आप। तो पोजिशनल में क्या होता है, जितने की जरूरत है उतने ही बिल्कुल मैच होने चाहिए,
हेडर जो हमारे पास फंक्शन का हेडर है उससे बिल्कुल मैच होने चाहिए और उसी ऑर्डर में होने चाहिए। ऑर्डर का मतलब क्या है, अगर मैं कहता हूं मैं यहाँ पे इस तरह से लिखता हूं प्रिंट, ठीक है, मैंने लिख दिया माई नेम इज, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया एक्स, एक्स मेरा नाम है एंड माई एज इज, ठीक है, यहाँ पे वाई लिख दिया इस तरह से, ये हमने बना दिया। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप देखो यहाँ पे लिख दिया आपने 5 और 7, तो क्या हो जाएगा, मेरा नाम 5 है, मेरी ये 7 है, ऐसा थोड़ी होता है। रिटर्न में नन आ रहा क्योंकि यहाँ पे हमने ये करा दिया, ठीक है। प्रिंट कराने की चलो जरूरत नहीं, प्रिंट ऊपर ही करा देते हैं, वो नन का पढ़ाई दिया। तो आपने यहाँ पे लिख दिया मेरा नाम राम है, ठीक है, मेरी एज 25 है। तो अब यहाँ पे आ गया माई नेम इज राम एंड माई एज इज 25। समझ में आया? तो पोजीशन का मतलब यहाँ पे किस तरह से है कि अगर आप राम को बाद में लिख दो और इसको पहले लिख दो तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। वो कहेगा मेरा नाम 25 है, मेरी एज राम है, ऐसा थोड़ी होगा, ठीक है। लेकिन पोजिशनल वाला क्या करता है, उसे इससे मतलब नहीं आप क्या लिख रहे हो, वो पहले वाली वैल्यू को पहले में ही भेजेगा, दूसरी वाले को दूसरे में ही भेजेगा, और उतनी वैल्यू ही देनी जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से काम करता है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। अब दूसरी बात हम करते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की, ठीक है बेटा। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में हमारे पास कुछ चीजें फिक्स हो जाती हैं, हम चाहते हैं ये चीजें फिक्स हैं तो वो फिक्स रख लो, ठीक है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे तो हमने लिख दिया राम और यहाँ पे हमने लिखा ही नहीं कुछ, एज नहीं लिखी, तो एज यहाँ पे ही लिख देते हैं हम कि भाई एज उसकी 18 है, y इक्वल टू 18। जब हम कोलर के यहीं पास ही वैल्यू दे देते हैं किसी पैरामीटर की, फॉर्मल पैरामीटर की, तो वो कहलाता है डिफॉल्ट पैरामीटर। अब ये y बन गया डिफॉल्ट। अब हम इसको रन करेंगे तो माई नेम इज राम एंड माई एज इज 18 आ गया। तो आपको अब दूसरे पैरामीटर की वैल्यू देने की जरूरत नहीं हुई है, ठीक है। अब देखो बेटा, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं तो देना चाहता हूं भाई, मैं तो 18 नहीं है, उसकी एज 20 लिखना चाहता हूं, तो अगर आप लिखोगे तो वो आपकी बात मानेगा, ठीक है। आपने कहा 20 है तो वो 20 मान रहा है, वो 18 नहीं मानेगा। तो ये डिफॉल्ट का काम तभी है, अगर आप वैल्यू नहीं देते तो वो अपने आप लिख देगा वो वैल्यू, अगर आप दे रहे तो आपकी वैल्यू लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले वाले में पहले वाली वैल्यू चली गई, दूसरे वाले की उसके पास है तो कोई बात नहीं। तो अब डिफॉल्ट में क्या है, जिसकी वैल्यू नहीं है उतने लिखने मैंडेटरी है, ठीक है। आप इसकी वैल्यू लिखो या ना लिखो ये आपके पास ऑप्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पर 20 आपने लिख दिया तो y की वैल्यू 20 हो जाएगी, नहीं तो 18 हो जाएगी। डिफॉल्ट पैरामीटर में भी एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो चीज क्या ध्यान रखनी कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट आप किस ऑर्डर में देंगे, ठीक है। किस ऑर्डर का मतलब ये है, अगर आपने नाम भी दे दिया, यहाँ पे लिख दिया नाम है अमन, ठीक है, तो अब हमारे पास इसका तो राम ही आएगा क्योंकि हमने राम पास कर रखा। अगर आप खाली सम को ऐसे ही लिख देते हो, ठीक है, तो कुछ भी पास नहीं करा तो वो दोनों अपने आप ले लेगा, अमन और 18 इस तरह से करके उसने, ठीक है। अब उसने अमन ले लिया यहाँ पे और ये ले लिया, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो एज नहीं देते, नाम नाम दे दिया, तो सबसे पहली चीज तो ये वाला तो चलेगा नहीं। इसमें तो क्या चाहिए, दो वैल्यू चाहिए, वहां पे वो कम से कम एक वैल्यू तो अब चाहिए इसमें, है बेटा, एक वैल्यू की तो जरूरत है ही यहाँ पर, तो यहाँ तो एक भी नहीं दी तो यही एरर आ गई। लेकिन दूसरी चीज सबसे बड़ी एरर तो ये है, आप अगर एक वैल्यू दे भी देते हो कि मेरे पास 17 है एज, तब भी एरर आएगी इसमें, ठीक है। क्यों एरर आएगी कि जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है वो हमेशा राइट हैंड साइड से दिए जाते हैं,
क्या प्रॉब्लम होगी इसमें? प्रॉब्लम ये है कि ये जो राम लिखा, ये राम पहले वाले को ही देगा, दूसरे वाले को मिला ही नहीं। ठीक है, ये 17 लिखा, ये भी ये x को देगा, दूसरे वाले को मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो वो हमेशा असाइनमेंट शुरू से किया जाता है, पहले वाले से किया जाता है, दूसरे वाले को छोड़ सकते हैं। तो जब भी हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यू दी जाती है तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट पहले राइट वाले को दिए जाएंगे, तब लेफ्ट वाले को आएंगे। बिना इसको दिए इसकी वैल्यू नहीं दे सकते आप। ठीक है, डिफॉल्ट में y की देनी मैंडेटरी है, तभी आप x की दे सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की वैल्यू राइट टू लेफ्ट असाइन होती है। तो आपको बेटा पहले इसकी वैल्यू देनी पड़ेगी, तभी हमारे पास ये काम करेगा। ठीक है, समझ में आई बात? अब अगर मैं यहाँ पर खाली छोड़ देता हूं तो सही है, अगर आप यहाँ पे 17 लिखेंगे तो वो 17 नाम ही बनेगा। ठीक है, x में ही जाएगा, वो y में नहीं जाएगा, पहले वाली वैल्यू पहले पे ही जाती है, वैल्यू उसी ऑर्डर में जा रही। तो इस तरह से समझ में आ गया डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कैसे काम करता है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। फंक्शन हेडर में हमेशा राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गई बेटा? अब तीसरे वाला था हमारे पास नेम्ड आर्ग्यूमेंट या कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। नेम्ड या कीवर्ड आर्ग्यूमेंट ऐसे आर्ग्यूमेंट होते हैं भाई, आपको आगे पीछे वैल्यू देनी, आप आगे पीछे दे सकते हो। ठीक है, कोई जरूरी नहीं आपको उसी ऑर्डर में देनी, ऑर्डर का जहां मतलब नहीं होगा वहां नेम्ड आर्ग्यूमेंट यूज होगा। ठीक है, जहां पर ऑर्डर की बात नहीं होगी वहां पर हमारे पास नेम्ड आर्ग्यूमेंट यूज हो जाएंगे। कैसे होंगे नेम्ड आर्ग्यूमेंट यूज? जैसे भाई आप यहाँ पे कह दो कि ये वाली वैल्यू है x की, तो यहाँ पे बता दो ये x की वैल्यू है। नेम्ड आर्ग्यूमेंट में आप जो है ये डिफॉल्ट दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते, आपकी मर्जी है। आप आगे पीछे कहीं भी लिख दो। आपने पहले कह दिया कि भाई y की वैल्यू है हमारे पास 20 और x की वैल्यू है राज। ठीक है, ये कर दिया आपने, तो दो वैल्यू देनी जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, इससे तो काम चलेगा नहीं, तो मतलब ये है यहाँ पे भी दो वैल्यू दे देते हैं। y की वैल्यू हमारे पास है 25। तो देखो यहाँ पर आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बता दो भाई ये इसकी तो सही आ जाएगा वो। ठीक है, वो उसी में ही जाएगी। ठीक है, तो y में 20 ही जाएगी, x में राज ही जाएगी, तो नाम के साथ आप कॉल करा दो। ठीक है, कि ये वाली वैल्यू इसकी, ये वाली वैल्यू इसकी। अब अगर ये वाली चीज हम देखो एक दूसरा मैसेज ले लेते हैं, इस फंक्शन का नाम रख देते हैं msg मैसेज। ठीक है, msg नाम रख दिया और यहाँ पे हमने वैल्यू लिख दी, पहले वाले की राम लिख दी है। ठीक है, दूसरे वाले की हमने लिख दी है 18 लिख दी है। ठीक है, ये हमने देखा जो पोजिशनल थे उसमें कैसे यूज करते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, ये देखते हैं डिफॉल्ट वाले में कैसे यूज करते हैं। अब मैं कहता हूं कि मैं तो भाई एक ही वैल्यू देता हूं बस, लास्ट वाली, तो दे लो, कोई बात नहीं। पहले वाली पहले में जाती थी हमेशा, अगर एक वैल्यू देते थे तो वो पहले में ही जाती थी, लेकिन अब नाम के साथ जा रहे तो ये दूसरे में जाएगी, पहले में राम ही रहेगी। ठीक है, तो ऐसे दे लो आप। ठीक है, यहाँ पे एक रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एक्स रह गया, कौन से वाले में रह गया? अच्छा, यहाँ सम लिखा हुआ है, एमएसजी कर दो, एमएसजी। ठीक है, तो देखो अब राम बन गया, उसमें 25 वहां चली गई। तो अब आगे पीछे कैसे भी करके हम इस तरह से दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे हमेशा राइट से लेफ्ट ही वैल्यू लिखी जाएगी। ठीक है बेटा, समझ आ गया? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो अगर हमें आगे पीछे करके देनी है वैल्यू कहीं भी किसी भी ऑर्डर में, तो आप किस तरीके से दे सकते हैं? आप दे सकते हैं किस तरह से कि हमारे पास बना देंगे हम उसमें कीवर्ड के थ्रू दे सकते हैं। ठीक है, रिटर्न वाले स्टेटमेंट आपको बता दिए किस तरह से फंक्शन रिटर्न करता है वैल्यू, रिटर्न लिख के आप वहां पे
यूज कर सकते हैं। क्या फंक्शन मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर सकता है? एक फंक्शन में मल्टीपल वैल्यू रिटर्न हो सकती हैं क्या? ये अब हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखो, हम एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा समझते हैं, नया प्रोग्राम बना लेते हैं कि मान लिया हमने एक डेफ नाम का फंक्शन बनाया कैलकुलेशन करने के लिए, जिसमें दो वैल्यू आ रही है ए और बी, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे बेटा एक सी लिया, सी में ए प्लस बी कर लिया, एक डी लिया उसमें ए माइनस बी कर लिया, एक ई लिया उसमें जो है ए इंटू बी कर लिया। और मैं ये तीनों वैल्यू जो है रिटर्न कराना चाहता हूँ, जो कॉलर है वो ये तीनों वैल्यू जो है प्रिंट कर दे। यहाँ पे फंक्शन 12 नाम कर दिया इसका, ठीक है। ये तीनों वैल्यू जो है रिटर्न कर दें। तो आप कैसे कराएंगे रिटर्न? आप ऐसे यहाँ पे लिख दो, इस फंक्शन में एक फंक्शन मल्टीपल वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है, रिटर्न सी डी ई, ठीक है, ऐसे कर दिया। अब देखो बेटा, जब हम इसको प्रिंट कराएंगे या कॉल कराएंगे तो कैसे कराएंगे? हमने लिख दिया कि सम इक्वल सम कोमा सब कोमा मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू कैल 7,2 या 4, ठीक है, ऐसे लिख दिया। तो देखो, जो हमारे पास कैलकुलेशन है, ये फंक्शन ये कॉल करा गया और इसने तीन वैल्यू दी, और पहली वैल्यू हमने सम में, दूसरी सम में, तीसरी मल्टीप्लीकेशन में ले ली। तो इस तरह से हम मल्टीपल वैल्यू जो है ले सकते हैं, ठीक है, रिटर्न करवा सकते हैं फंक्शन से। यहाँ पे सब लिख दिया, यहाँ पे प्रिंट में MUL लिख दिया, इस तरह से रन करा दिया आपने। तो सम हो गया 11, माइनस हो गया 3 और 28 हो गया। ये ऐसे ऐसे असाइन हो जाते हैं। समझ में आ गया? अगर आप इसको प्रिंट में ही लिख देते, प्रिंट में आपने लिख दिया कैल और वैल्यू लिख दी, मान लिया 10 और 5, ठीक है, ये दो वैल्यू के साथ आपने कैल को कॉल करा दिया। तो देखो यहाँ पर जो है हमारे पास ये इस तरह से टपल में करके, ऐसा टपल होता है, टपल में इसने पास कर दिया, पहली 15 एडिशन, 5 माइनस 50 मल्टीप्लीकेशन, इस तरह से वैल्यू ले लेता है। पाइथन के अंदर कुछ सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। पाइथन के अंदर ये भी याद रखना आप, पाइथन के सीक्वेंस कौन कौन से होते हैं। पाइथन के सीक्वेंस 3 होते हैं पाइथन में। एक होता है लिस्ट, जिसको हम बड़े ब्रैकेट में डिनोट करते हैं। एक होता है टपल, टपल को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में, ठीक है। और एक होती है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को हम सिंगल कोट या डबल कोट में डिनोट। ये जो लिस्ट होती है, इसमें हम कैसी भी वैल्यू रख सकते हैं, एक ही उसमें एलिमेंट में मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, उनको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। ये म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल का मतलब वो चेंज की जा सकती है उसकी वैल्यू। इसमें भी वही काम होता है, लेकिन ये इम्यूटेबल होती है, जो वैल्यू एक बार रख दी वही रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती। म्यूटेबल का मतलब कैन बी चेंज, ठीक है, और इसका मतलब कैन नॉट चेंज, इम्यूटेबल, ठीक है। ये 3 सीक्वेंस होते हैं। एक पाइथन के अंदर डिक्शनरी भी होती है, वो सीक्वेंस नहीं होती, वो अलग डेटा टाइप होती है, उसको कर्ली ब्रेसिस में डिनोट करते हैं। ये पूछ लिया जाता है कि बड़ा ब्रैकेट किसको डिनोट करता है, लिस्ट को, स्मॉल ब्रैकेट किसको डिनोट करता है, टपल को, और कर्ली ब्रेसिस डिक्शनरी को डिनोट करता है। तो ये जो हमारे पास फंक्शन में अगर हम मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करते हैं तो वो टपल की फॉर्म में हमारे पास आ जाती है, ठीक है बेटा। ये हमारे पास इस तरह से काम करते हैं। आपको समझ आ गया होगा फंक्शन के बारे में, किस तरह से फंक्शन हमारे पास काम करते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास वेरिएबल का होता है, ग्लोबल लोकल वेरिएबल होते हैं। स्कोप किस तरह से वेरिएबल का लिखा जाता है उसके बारे में होते हैं। लेकिन पहले जो अभी हमने पढ़ा है उसके बारे में हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे आपसे, और आपको उन क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। रेडी हो सभी बच्चे? ठीक है भाई। yes, तो असाइनमेंट करते हैं, कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। और वैसे भी पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, आप नोट करते रहना कि व्हाट इज द डिफॉल्ट, ऐसे क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यू, रिटर्न वैल्यू फॉर ए
function that does not return any value explicitly। ठीक है, बताओ क्या आंसर होगा इसका। नन ये वाला नन होगा, या नल होगा, या ये वाला नन होगा, या इंट होगा, क्या होगा? थर्ड वाला होगा। एन कैपिटल में रखना, ये वाला होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, एन कैपिटल में होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, मैं एक काम करता हूँ, मैं क्वेश्चन जिससे तुम्हें क्लियरिटी हो टाइप ही कर देता हूँ, जितनी स्पीड से लिख रहे हो उतने से टाइप भी हो जाएगा, आप उसमें से देख लेना, स्पेलिंग क्लियर रहेगी। हाँ बेटा, डिफॉल्ट वैल्यू में बेटा वहां पे एरर आता है अगर आप राइट वाले की वैल्यू नहीं देते, लेफ्ट वाले की दे देते हैं। ठीक है, तो पहले राइट वाले की देनी जरूरी है, फिर लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट चलाना है उसमें। What is the default return value for a function that does not return any value explicitly? ये हमारे पास क्वेश्चन था, ऑप्शन मैंने लिखे थे स्मॉल नल, ठीक है, और नल, कैपिटल नल, और हमारे पास इंट, ये ऑप्शन थे। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड marks the beginning of the function block। ठीक है, फंक्शन ब्लॉक को बिगिनिंग कौन करता है? FUNC करता है, या डिफाइन करता है, ठीक है, या डेफ करता है, या फंक्शन करता है? क्या आंसर होगा? डेफ। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर प्रेजेंट इन द फंक्शन हेडर? फंक्शन हेडर में क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है? ऑप्शन लिख देते हैं, फंक्शन का नाम होता है, फंक्शन नेम ओनली, ठीक है, या हम लिख देते हैं बोथ फंक्शन नेम एंड पैरामीटर लिस्ट, या पैरामीटर लिस्ट ओनली, या रिटर्न वैल्यू। क्या होती है फंक्शन के हेडर में? पैरामीटर लिस्ट, और वो होती है फंक्शन की बॉडी में होती है रिटर्न वैल्यू, तो ठीक है, वो हेडर में नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम गिवन टू दैट एरिया ऑफ मेमोरी where the system stores the parameters and local variable। लोकल वेरिएबल वे वेरिएबल्स होते हैं जो फंक्शन के अंदर डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है, उनको लोकल वेरिएबल बोलते हैं, यानी जो फंक्शन की बॉडी में यूज डिफाइन करे जाते हैं, ऐसे वेरिएबल लोकल वेरिएबल होते हैं। तो ऑफ ए फंक्शन कॉल, ये फंक्शन कॉल में लोकल वेरिएबल ऑफ ए फंक्शन कॉल की बात करी गई है। इसने कहा है कि उन ये जो हमारे पास पैरामीटर होते हैं, ठीक है, तो वेयर द सिस्टम स्टोर द पैरामीटर एंड लोकल वेरिएबल ऑफ ए फंक्शन कॉल, लोकल वेरिएबल को और जो हमारे पास पैरामीटर है उनको कहाँ पे स्टोर करा जाता है?
हीप में स्टोर करा जाता है या स्टोरेज एरिया में स्टोर किया जाता है या स्टैक में स्टोर करा जाता है या एरे में स्टोर करा जाता है? कहाँ पे स्टोर किया जाता है? बताओ, किसी को पता है इससे रिलेटेड? नहीं पता? बेटा जो भी लोकल लोकल वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल स्टोर किए जाते हैं हमेशा स्टैक के अंदर। ठीक है, स्टैक हम आगे पढ़ेंगे, तो इसका आंसर होगा स्टैक। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन आपको भेज भी दूंगा और सबके आंसर यहाँ पे अभी मैंने सी लगा दिए हैं। ठीक है, चारों क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेडर इज करेक्ट? कौन सा हेडर इनमें से करेक्ट है? मैंने लिखा डेफ एफ, ठीक है, उसमें लिख दिया a इक्वल टू 1, b। ठीक है, दूसरा लिख दिया डेफ एफ a इक्वल टू 1, b, c इक्वल टू 2। एक लिख दिया डेफ एफ, कौन से टाइप के आर्ग्यूमेंट की बात हो रही है इस क्वेश्चन में? डिफॉल्ट की। b इक्वल टू b1 कर दिया, c इक्वल टू 2 कर दिया, और एक कर दिया मैंने डेफ एफ a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 2 और d। ये हमने डेफ को स्मॉल में लिखना है, इनको सबको मैंने यहाँ से स्मॉल लेटर में कर दिया। ठीक है, एक पेज पे ये है बेटा हमारे पास। बताओ क्या आंसर होगा? डी वाला नहीं है? अच्छा, ये सिखाने पूछा था सर, डिफॉल्ट समझ में नहीं आया, आ गया अब सीखा समझ में? तो कौन सा आंसर सही होगा? सी। ठीक है, पहले वाला ए वाला आंसर इसलिए गलत हुआ, ए की वैल्यू दे दी बी की नहीं, राइट से होनी चाहिए वैल्यू, तो ये गलत है। यहाँ पे राइट की इसको दे दी, ये मिस कर दिया, इसकी दे दी, मिस नहीं होना चाहिए, राइट टू लेफ्ट ही चलना है। ठीक है, इसकी वैल्यू देनी तो इससे राइट वाले की सबकी पहले से वैल्यू होनी चाहिए, तभी इसकी दे सकते हैं, तो ये भी गलत है। इसमें सारों की दे रखी, कोई बात नहीं, इसमें राइट वाले की दे रखी, लेफ्ट की दे रखी, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर भी क्या हो गया? सी हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ पे बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल्स कैन बी यूज्ड टू इन्वोक द बिलो फंक्शन डेफिनेशन। मतलब हमें कॉल करना, ठीक है, एक फंक्शन है, फंक्शन को हम इस तरह से डिफाइन कर देते हैं डेफ, और टेस्ट नाम का कोई फंक्शन है जिसमें a, b, c, d, ये हमने 4 पैरामीटर ले लिए हैं। तो अब हमें इस फंक्शन को कॉल करना है, तो हम इसको कॉल कैसे करेंगे? ठीक है, तो मैंने एक कॉल करने का तरीका लिख दिया टेस्ट में 1, 2, 3, 4, ऐसे कर दें, या टेस्ट लिख के उसमें हम कर दिया a इक्वल टू 1, ठीक है, 2, 3, 4, ऐसे कॉल कर सकते हैं, या हम टेस्ट में इस तरह से कॉल कर सकते हैं a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3, 4, या हम ऐसे कॉल कर सकते हैं कि टेस्ट a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3, d इक्वल टू 4। ठीक है, बताओ क्या आंसर होगा इसका? देखो बेटा, पहले वाला सही है बिल्कुल, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन लिखा है, ऐसे कॉल कर सकते हैं इसको। चौथे वाला भी सही है, पहले वाले हमने करा पोजिशनल के अकॉर्डिंग, यहाँ पे नेम के अकॉर्डिंग कर दिया।
नेम दे दिया, लेकिन नेम तो इनमें भी दे रखा है। इनमें क्या प्रॉब्लम है? इनमें जब नेम आप दे रहे तो नेम में फिर सबके नेम करो, यहाँ नहीं। ऐसा देखो कैसे होगा अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे ले आता हूँ। नेम वाले हमने यहाँ पे एक नया प्रोग्राम ये बनाया हुआ है। यहाँ पे मान लिया हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं इन सबका एडिशन, a+b+c+d, ये हम करा रहे हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब आप इसको कॉल कर दिया आपने इस तरह से, ये हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। तो 1 2 3 ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी इसकी। ठीक है, 1 2 3 4 रन कराएंगे, सबको ऐड करके 10 आ गया। ठीक है, आप इस तरह से रन कराना चाह रहे हैं ये वाली वैल्यू, तो ऐसे कर दो, आपने वैल्यू दे दी तो 10 10 आ गया। लेकिन अब जब ये वाला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये है हमारे पास नेम कीवर्ड वाले, कीवर्ड आर्गुमेंट करके हमने, तो एरर आ गई। देखो, पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये कह रहा है कि आपने यहाँ पे दिया हुआ है कीवर्ड आर्गुमेंट, यहाँ दिया पोजिशनल आर्गुमेंट। पोजिशनल आर्गुमेंट कीवर्ड आर्गुमेंट के बाद नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, यहाँ पे आपने बता दी एक ही वैल्यू, जिसकी वैल्यू बताई उसकी तो वो उसे ही देगा, वो कहीं भी हो। ठीक है, जिसकी वैल्यू नहीं बताई हुई, ये किसकी है, इसका नाम नहीं बताया हुआ, तो वो हमेशा ये पहले पे ही जाएगा फिर। ठीक है, और पहले पे तो ये भी चला गया तो यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए ये रूल बना हुआ है कि कभी भी कीवर्ड आर्गुमेंट के बाद पोजिशनल आर्गुमेंट नहीं लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा इसलिए गलत है। ऐसे ही अगर आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें भी हमने ऐसे किया हुआ, 3 की वैल्यू दे दी, शुरू के 3 तो हमारे पास कीवर्ड वाले बन गए और लास्ट वाला हमारे पास पोजिशनल बन गया। ठीक है, तो ये कमेंट कर दिया, इसको भी आप देखो, अब इस वाले में एरर आ जाएगी यहाँ पे फोन में। ठीक है, तो आप ये बताओ, क्या हम कीवर्ड, जैसे हम कह रहे कीवर्ड के बाद पोजीशन नहीं दे सकते, क्या पोजीशन के बाद कीवर्ड दे सकते हैं? क्या ऐसे लिखा जा सकता है कि हमने लिखा टेस्ट 1, 2, 3 और फिर हमने लिख दिया d=4, पोजीशन के बाद कीवर्ड दे रहे तो पोजीशन के बाद दे सकते हो, पोजीशन के बाद कीवर्ड वाला आ सकता है, कीवर्ड के बाद पोजीशन वाला नहीं आ सकता। ठीक है, समझ में आई बात? तो इस वाले क्वेश्चन का पहला भी सही होगा और चौथा भी सही होगा, ये 2 ऑप्शन हमारे पास सही। ठीक है बेटा, तो इस तरह से करने हैं ये, आपको समझ आ गए होंगे फंक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट। बाकी जो है फिर हम अगली क्लास में करेंगे, कल की क्लास में। आज की